प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में पड़ता है। मौलिक अधिकार के विषय में आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए, मौलिक अधिकार है कितने प्रकार के और मौलिक अधिकारों का काम क्या होता है इत्यादि जो भी विशेषताएं हैं हम एक एक करके समझते हैं अपने इस लेक्चर में। तो चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं। ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार लिया किस देश से गया है? तो आप सभी लोग जानते होंगे ये जो मौलिक अधिकार है ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान का मतलब है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। लेकिन आप याद रखिएगा ये जो मौलिक अधिकार है ये मौलिक अधिकार अमेरिका के भी मूल संविधान में शामिल नहीं थे। अमेरिका का संविधान बनकर तैयार होता है वर्ष 1789 में। 1789 में जब अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको मौलिक अधिकार बोलते हैं ये अमेरिका के संविधान में शामिल नहीं था। ये शामिल होता है अमेरिका के संविधान में वर्ष 1791 में। ये अमेरिका के संविधान में शामिल होता है वर्ष 1791 ईस्वी में। और भारत में जो मौलिक अधिकार है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ये जो मौलिक अधिकार है वर्तमान में कितने हैं? मौलिक अधिकार वर्तमान में इनकी संख्या 6। तो कह सकते हैं वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या, तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान का मतलब 26 जनवरी 1950 को जो संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। लेकिन मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी तो वर्तमान में 6 कैसे बचे? एक मौलिक अधिकार हमारा कहाँ पर गया? तो जो हमारा एक मौलिक अधिकार है जिसको हम बोलते हैं संपत्ति का अधिकार, एक हमारा मौलिक अधिकार था जिसको हम बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। और इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कब और किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संसद ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1978 के द्वारा, वर्ष 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया। मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया। इसीलिए जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में इनकी संख्या है 6। जो मौलिक अधिकार है इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? 6। तो पहले हम देख लेते हैं कि 6 मौलिक अधिकार है कौन कौन से। जो 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे, 6 मौलिक अधिकार उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से। 6 मौलिक अधिकारों में जो नंबर पहला हमारा आता है
अधिकार। दूसरा हमारा जो मौलिक अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो हमारा चौथा मौलिक अधिकार है ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो हमारा पांचवा मौलिक अधिकार है इसको हम बोलते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है इसको हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों या किसी को बोलते हैं संवैधानिक निराकरण का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संवैधानिक निराकरण का अधिकार। वर्तमान में ये 6 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय संविधान में प्रदान किए गए हैं। लेकिन जो 7वां हमारा मौलिक अधिकार था जिसको हम बोलते थे संपत्ति का अधिकार, जिसको हम बोलते थे संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया। इसको निकाला कब गया? अगर आपसे संविधान संशोधन की संख्या पूछे तो आप सीधा सा कहेंगे कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। और वर्ष अगर आपसे पूछा जाए कि किस वर्ष इसको निकाला गया तो आप कहेंगे वर्ष 1978 के द्वारा। यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। और भाग 3 में किस अनुच्छेद में है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में दिए गए जो प्रावधान है उनका नाम है मौलिक अधिकार। एक बार पुनः इसको समझने का प्रयास करेगा और देखिएगा कि जो मौलिक अधिकार है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था वर्ष 1789 में, उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार शामिल नहीं थे। अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार शामिल होते हैं वर्ष 1791 में, और यहीं से हमारे देश में मौलिक अधिकार लिए गए हैं। जब हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। और उन 7 मौलिक अधिकारों का नाम अगर हम देखें तो जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है वो है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और जो चौथा है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जो 7वां हमारा अधिकार था उसको हम बोलते थे संपत्ति का अधिकार। लेकिन ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको निकाला गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ये आप कह सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक कानूनी या विधिक अधिकार है। और संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 12 के
भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसको 300 क में रखा गया है तो ये किस अनुच्छेद में था, तो अगर आपसे पूछा जाए कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो संपत्ति का अधिकार था ये मौलिक अधिकार के 2 अनुच्छेदों में आता था। एक तो आता था अनुच्छेद 19 में और दूसरा आता था पार्टिकुलर अनुच्छेद 31 में। ये आता था अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 में, और दोनों स्थानों से निकालकर वर्तमान में इसको बना दिया गया है कानूनी या विधिक अधिकार। समझ में आया? यहाँ से अगर वर्तमान में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन सा अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक कानूनी या विधिक अधिकार है, ना कि हमारा मूल अधिकार। यहीं पर एक चीज और हम समझ लेते हैं, ये जो संपत्ति समता का अधिकार है, समता का अधिकार अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो समता का अधिकार है ये है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, ये है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, मतलब अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक, मतलब 2 अनुच्छेद में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक में। शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है ये वर्तमान में अनुच्छेद 29 और 30 में है। ये है अनुच्छेद 29 और 30 में। और ये जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है या संवैधानिक निराकरण का अधिकार है ये है अनुच्छेद 32 में। ये है अनुच्छेद 32 में। चीजें समझ में आ गई होंगी। आप इसको लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट करके लिख सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी चीज़ें हम यहाँ से आगे चलते हैं और आगे समझाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, इन मौलिक अधिकारों में ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें दिए गए मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, या आपसे पूछा जाए कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं क्या सभी मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को और गैर भारतीयों सभी को प्राप्त हैं, तो यहाँ पर हम चीज़ों को देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ गैर भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है। तो यहाँ से चीजों को हम थोड़ा सा आगे सब चलते हैं, आगे समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो मौलिक अधिकार है इसको हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। तो हम बार बार मौलिक अधिकार ना लिखकर फंडामेंटल राइट्स का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे FR का मतलब फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार। ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। लेकिन क्या सभी मौलिक अधिकार सभी लोगों को प्राप्त है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नहीं, सभी मौलिक अधिकार सभी लोगों को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार है जो सभी लोगों को प्राप्त है, नागरिकों और गैर नागरिकों को, और वे कौन कौन से अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है,
अनुच्छेद 29 है और अनुच्छेद 23। इसमें जो दिए गए मौलिक अधिकार हैं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों का मतलब है कि जो भारत के नागरिक हैं, गैर भारतीय नागरिकों को ये प्राप्त नहीं है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और यहीं पर हम लिख सकते हैं कि बाकी के जो शेष मौलिक अधिकार हैं, शेष अनुच्छेद में दिए गए मौलिक अधिकार, दिए गए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यहाँ पर हम कह सकते हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यहाँ से हम आगे चलते हैं। आगे देखिए जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, मौलिक अधिकारों को लागू कौन करवाता है। अगर किसी के मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता है तो हम अगर आपसे पूछें कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में हम बात करेंगे तो मौलिक अधिकारों के संरक्षक दो लोग हैं। मौलिक अधिकारों के संरक्षक दो हैं। एक है हमारा उच्चतम न्यायालय, हमारा उच्चतम न्यायालय, और दूसरा है हमारा उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ये हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं। संरक्षक का मतलब क्या होता है? संरक्षक से आशा यहाँ पर यह है कि ये जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, अगर इन मौलिक अधिकारों का किसी व्यक्ति का हनन होता है, कोई छीनता है, तो पुनः उन मौलिक अधिकारों को लागू करवाएगा कौन? यहाँ पर जो उच्चतम न्यायालय है ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक है अनुच्छेद 32 के अनुसार या अनुच्छेद 32 के तहत, और हमारा जो उच्च न्यायालय है ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक है अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत आप इसको हर हाल में याद रखना। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन कौन से हैं, अलग अलग भी पूछा गया है और कंबाइंड रूप से भी पूछा गया है। ये तो बात हो गई मौलिक अधिकारों के संरक्षक की। लेकिन अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, इस संविधान का संरक्षक कौन है? इस संविधान का संरक्षक कौन है? तो अगर आपको ऑप्शन में उच्चतम न्यायालय मिलता है तो आप केवल उच्चतम न्यायालय लगाएंगे। लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय के साथ साथ यहाँ पर राष्ट्रपति भी मिलता है तो आप यहाँ पर हमारे जो संविधान है, संविधान के संरक्षक दो लोग माने जाते हैं। एक है हमारा उच्चतम न्यायालय और दूसरा है राष्ट्रपति। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में दिया गया है, क्योंकि मौलिक संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है इसको अधिकार दिया गया है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो संविधान है, संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है
संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो किसको प्राप्त है? वो प्राप्त है हमारे उच्चतम न्यायालय का। और हमारा जो राष्ट्रपति होता है या राष्ट्रपति होते हैं, ये जो शपथ ग्रहण करते हैं, ये शपथ ही ग्रहण करते हैं कि वो किसी भी हालत में हमारे संविधान की रक्षा करेंगे। तो इस आधार पर यहाँ पर हम दो चीज़ों को समझ सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, लेकिन हमारे संविधान के संरक्षक हैं हमारा उच्चतम न्यायालय और हमारे राष्ट्रपति। यहाँ से चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है, हनन होने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कोई छीनता है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कोई व्यक्ति छीनता है, कोई व्यक्ति छीनता या इसका हनन करता है, तो उस कंडीशन में होगा क्या? उस कंडीशन में यही होगा कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, एससी मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और एचसी मतलब यहाँ पर हाई कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करवाएंगे और मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करते हैं। 5 प्रकार की रिटें जारी करते हैं। अब समस्या ये होती है, अगला प्रश्न कि ये रिट क्या होती है? ये जो रिट होती है, रिट का मतलब है सीधा सा आदेश। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए हमारे उच्चतम न्यायालय और हमारे उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं। और ये कितने प्रकार के रिट जारी करते हैं? ये 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। यहीं पर देख लेते हैं कि 5 प्रकार की रिटें हैं कौन कौन सी। 5 प्रकार की रिटों में जो पहली रिट है, इसको हम बोलते हैं बंदे प्रत्यक्षीकरण। इसको हम कहते हैं बंदे प्रत्यक्षीकरण। जो दूसरी रिट है, इसको हम कहते हैं परमादेश। इसको हम कहते हैं परमादेश। जो हमारी तीसरी रिट है, इसको हम कहते हैं प्रतिषेध। तीसरी रिट को हम कहते हैं प्रतिषेध। चौथी रिट को हम कहते हैं उत्प्रेषण। और जो हमारी 5वीं रिट है, इसको हम कहते हैं अधिकार परीक्षा। इसको हम कहते हैं अधिकार परीक्षा। तो यहाँ पर आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट कौन जारी करता है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी करने का काम करते हैं हमारे 2 न्यायालय। और 2 न्यायालय का मतलब है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और ये मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए कितने प्रकार के रिट जारी करते हैं? 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। और ये 5 प्रकार की रिटें हैं कौन कौन सी? पहली है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट है हमारी परमादेश। तीसरी रिट है हमारी प्रतिषेध। चौथी रिट है हमारी उत्प्रेषण। और 5वीं रिट है हमारी अधिकार परीक्षा। चीजें समझ में आई? एक बार पुनः इसमें रिवीजन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का विस्तार भारतीय संविधान के भाग 3 में कहां से कहां तक है? ये है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में।
अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार सभी लोगों को प्राप्त है, और सभी लोगों का मतलब है यहाँ पर क्या नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है, नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा नहीं, सभी मौलिक अधिकार नागरिक और गैर नागरिक सभी को प्राप्त नहीं है। इसमें जो दिए गए मौलिक अधिकार हैं, जिसमें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, इन पांचों अनुच्छेदों में जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ना कि गैर नागरिकों को। और इनके अतिरिक्त जितने भी मौलिक अधिकार हैं, शेष अन्य मौलिक अधिकार वे नागरिकों और गैर नागरिकों सभी को प्राप्त हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे जो मौलिक अधिकार है, इन मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, मौलिक अधिकारों के संरक्षक या मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम करते हैं हमारा जो उच्चतम न्यायालय है और जो हमारे राज्यों के उच्च न्यायालय है। इसीलिए कहा जाता है कि उच्चतम और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं। हमारा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है, और अनुच्छेद 226 के अनुसार हमारे जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं, ये भी मौलिक अधिकारों के क्या हो जाते हैं, संरक्षक हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर एक सवाल आप और समझिएगा कि जो हमारे संविधान का संरक्षक है वे कौन कौन से हैं। तो संविधान के संरक्षक के तौर पर 2 लोगों को शामिल किया जाता है, एक है हमारा उच्चतम न्यायालय और दूसरे हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। और हमारे संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है। संविधान की व्याख्या या किसी के लिए एक शब्द और प्रयोग किया जाता है कि जब हमारे संविधान का निर्वचन होता है, तो हमारे संविधान का निर्वचन करता कौन है, हमारे संविधान का निर्वचन करता है हमारा उच्चतम न्यायालय। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान का संरक्षक है उच्चतम न्यायालय और भारत का राष्ट्रपति। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीना जाता है, तो उन मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का काम करते हैं हमारे उच्चतम और उच्च न्यायालय। और लागू करवाने के लिए हमारे जो न्यायालय है दोनों, ये 5 प्रकार की रिटें जारी करते हैं। और ये 5 प्रकार की रिटें हैं कौन कौन सी। पहली रिट है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी रिट है हमारी परमादेश, तीसरी रिट है हमारी प्रतिषेध, चौथी रिट है हमारी उत्प्रेषण, और 5वीं रिट है हमारी अधिकार परीक्षा। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इसको आराम से वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, या तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे जो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार हैं, ये क्यों प्रदान किए गए हैं, व्यक्तियों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, क्यों प्रदान किए गए हैं, प्रदान करने का आधार क्या है, कारण क्या है, और ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार सकारात्मक अधिकार है या नकारात्मक अधिकार है। अगर सकारात्मक नकारात्मक है भी, तो किसके लिए सकारात्मक है और किसके लिए नकारात्मक है। यहाँ पर हम चीज़ों को समझते हैं। ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार है यह किसको प्रदान किया गया है, यह किसको प्रदान किया गया है, प्रदान किया गया है, और किसके विरुद्ध प्रदान किया गया है, किसको प्रदान किया गया है और किसके विरुद्ध प्रदान किया गया है, किसके विरुद्ध
प्रदान किया गया है। तो यहाँ से दो चीजें निकल कर आती हैं। किसको प्रदान किया गया है का आंसर हमको ये मिलेगा कि ये प्रदान किया गया है भारतीय नागरिकों और व्यक्तियों को, भारतीय नागरिकों और गैर नागरिकों, भारतीय नागरिकों और गैर नागरिकों को प्रदान किया गया है, प्रदान किया गया है। और जो दूसरा हमारा सवाल है कि किसके विरुद्ध प्रदान किया गया है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर निकल कर आता है वो है कि राज्य के विरुद्ध प्रदान किया गया है, राज्य के विरुद्ध प्रदान किया गया है, विरुद्ध प्रदान किया गया है, किया गया है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब ये व्यक्तियों को प्रदान किया गया है तो राज्य के विरुद्ध क्यों प्रदान किया गया? राज्य के विरुद्ध इसलिए प्रदान किया गया कि कभी कभी होता है कि कोई सरकार होती है, कोई गवर्नमेंट होती है जो थोड़ा सा अपने मनमाने तरीके से काम करने पर उतारू हो जाती है या मनमाने तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर उनके मनमाने ढंग तरीके से जो काम करने का जो तरीका है उसको रोकने के लिए या गैर संवैधानिक तरीके से काम करने के लिए या कोई ऐसा कानून बनाए जो हमारे मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन करता है तो उसको रोकने के लिए राज्य के विरुद्ध प्रदान किया गया मौलिक अधिकार है।